दोस्तों नमस्कार। आशा और उम्मीद है कि जो आपकी एचएससी की तैयारी होगी वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी और हर एक सब्जेक्ट के लिए आप बड़े बेहतरीन तरीके से जो तैयारी है उसमें लगे हुए होंगे। और जैसा कि हमने हरियाणा जीके के लिए एक अलग से सीरीज की शुरुआत कर रखी थी और उस सीरीज के अंदर मैंने हरियाणा राज्य का पुनर्गठन के लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी और उन दोनों वीडियोस को इतना प्यार और इतना सहयोग देने के लिए बड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ के लिए मैं बड़ा आभारी हूं आप सभी का। कई कमेंट्स जो मैंने पढ़े उसके अंदर बड़े ही अच्छे कमेंट थे कि भाई सर आप पूरा जो था हरियाणा जीके का सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर आप करवाइए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हरियाणा का हर एक टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से, जैसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 हर एक डीप कंसेप्ट के अंदर मैंने पढ़ाया कि हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करके मैंने आपको हर एक चीज बताई, तो उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को हर एक टॉपिक को मैं उसी तरीके से आपको ऐसे कंटिन्यू करवाऊं। तो आपका फिर से धन्यवाद। और अगर आपको फिर भी किसी ऐसे स्पेशल टॉपिक के लिए हरियाणा जीके के किसी भी स्पेशल टॉपिक के लिए अगर आप क्लास चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर वो क्लास बना सकूं। खैर जो हमारा अभी का टॉपिक चल रहा था कि हरियाणा राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था उसके लिए मैंने 2 वीडियो थी, वो दोनों वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था कि मैंने शुरुआत के अंदर ही ये बातें कही थी कि भाई हरियाणा राज्य कुछ ऐसा नहीं था कि भाई हरियाणा राज्य का ऐसे ही अलग उसको बना दिया गया था पंजाब से। हरियाणा राज्य को अलग बनाने के लिए कई राजनीतिक गतिविधियां, कई राजनीतिक कालक्रम, कई ऐसी समय के अनुसार परिस्थितियां जो थी वो हरियाणा राज्य के पुनर्गठन के लिए कारण बनी। और उन्हीं कारणों को मैंने 3 कालक्रम में विभाजित किया था, जिनमें से पहला जो कालक्रम था वो 1800 से लेकर के 1858 तक था। जो दूसरा कालक्रम मैंने बताया था कि 1800 से लेकर के 1947 तक हरियाणा के अंदर पंजाब को लेकर के किस तरीके के बदलाव हुए, किस तरीके की परिस्थितियां हुई, किस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हुई, इनका जिक्र जो मैंने ये दोनों कालक्रम मैंने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट करवा दिए थे। और उसके बाद कि मैंने एक और टॉपिक पार्ट 2 के अंदर रखा था और वो टॉपिक था आपका पेप्सू का, कि मुझे ये ऐसा एहसास हुआ कि पेप्सू जो एक अच्छा टॉपिक है, इसको समझाना और उसके कंटेंट प्रोवाइड करवाना वो शिक्षा के उद्देश्य के लिए ही नहीं, वो आपके एग्जाम के लिए भी बड़ा जरूरी हो जाता है। तो मैंने पेप्सू के लिए भी पार्ट 2 एक अलग से वीडियो बनाया। और अगर जो हमारा आज का वीडियो रहेगा कि जैसे मैंने तीसरा कालक्रम का जिक्र किया था कि भाई तीसरा कालक्रम जो होगा वो 1947 से लेकर के 1966 तक का कालक्रम होगा। और अगर इस कालक्रम को या फिर आज की वीडियो को अगर देखना हो या बड़ी अच्छे तरीके से समझना हो तो मेरा अनुरोध है कि भाई आप पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों वीडियो अगर आप देखकर ये आज की क्लास अगर आप देखोगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और मैं फिर से ये चीज कह रहा हूं कि भाई हरियाणा राज्य का पुनर्गठन ऐसा ही नहीं हुआ, उसके लिए प्रत्येक समय की प्रत्येक परिस्थितियां, प्रत्येक राजनीतिक गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार रही। और कई राजनीतिक गतिविधियों का हम आज भी जिक्र करेंगे 1947 से लेकर के 1966 तक का, कि 1947 में कैसे पंजाब का विघटन हुआ, पंजाब का विभाजन हुआ, कैसे पंजाब के अंदर पहली सरकार बनी, कैसे पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री चुने गए वो गोपीचंद भार्गव थे और गोपीचंद भार्गव के कैसे उन्हें सरकार से गिराया गया और उसको उनकी सरकार को गिरा करके कैसे भीमसेन सच्चर जो थे वो दूसरे मुख्यमंत्री बने, कैसे भीमसेन सच्चर का जो समर्थन किया था अकाली दल ने किस तरीके से समर्थन किया। और उसके बाद की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाती है कि भाई जो हरियाणा राज्य को अलग करने के लिए जो सबसे प्रथम मांग थी वो 1947 के बाद कब उठाई गई। हर एक चीज का, हर एक राजनीतिक गतिविधि का, हर एक परिस्थितियों का जो हम जिक्र करेंगे बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी बारीकी तरीके से जिक्र करेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। भाई जो तीसरा कालक्रम होगा 1947 से लेकर के 1966 तक का, और इस कालक्रम को समझने से पहले मैं एक मैप के जरिए आपको ये चीजें बताना चाहूंगा कि अगर इस मैप को बड़े अच्छे तरीके से हम समझे, ये भारत का जो मैप है ये उस समय का मैप है जब भारत का
और पाकिस्तान का 1947 के अंदर विभाजन हुआ था। और इस विभाजन के समय कि अगर 1947 से पहले 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान एक था, तो उस समय अगर हम पंजाब को एक दृष्टि से देखें तो जो ये कंप्लीट एरिया था ये आपका पंजाब का था, जिसमें से आप ये देखें कि कुछ एक हिस्सा इसका पाकिस्तान के अंदर आता है और कुछ एक हिस्सा इसका भारत के अंदर आता है। और जब 1947 के अंदर इसका विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ साथ पंजाब को भी दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से जो हिस्सा पाकिस्तान के पक्ष में गया उस पंजाब को नाम दिया गया पश्चिमी पंजाब, और जो पंजाब भारत के पक्ष में रहा उस पंजाब को नाम दिया गया पूर्वी पंजाब। और इस पूर्वी पंजाब में अगर हम एक दृष्टिकोण हरियाणा अक्षेत्र पर डालें तो जो हरियाणा अक्षेत्र था उस समय किसका हिस्सा रहा था, वो पूर्वी पंजाब का हिस्सा रहा था। यानी कि पहला क्वेश्चन ही हमारा एक यहां पर ये बन जाता है कि भाई 1947 के अंदर जब भारत आजाद होता है तो जो हरियाणा, हमारा हरियाणा राज्य था, वो कौन से प्रांत का हिस्सा रहा था। तो हरियाणा राज्य हमारा जो उस समय पंजाब प्रांत था कि भाई ये पूरा आपका पंजाब प्रांत था, उस समय पंजाब प्रांत का हिस्सा रहा। कि अगर हरियाणा का जिक्र हो कि भाई हरियाणा आजादी के समय हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा रहा था, तो 1947 के अंदर जो हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा रहा। अब मेन समस्या कि मैंने ये जिक्र किया शुरुआत के अंदर कि हरियाणा के अंदर कई, हरियाणा का अक्षेत्र जो बनना या हरियाणा राज्य का अलग बनना कई राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम रहा। और उन्हीं राजनीतिक गतिविधियों में अगर पहली गतिविधि हम ये समझें कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान या फिर भारत जब आजाद होता है तो उस समय इस पूरे पंजाब के अंदर, उस समय इस पूरे पंजाब के अंदर एक अंतरिम सरकार चल रही थी। इस पूरे पंजाब के अंदर इसमें एक अंतरिम सरकार चल रही थी और इस अंतरिम सरकार के अंदर जो विधायक थे, इस अंतरिम सरकार के अंदर जो विधायक थे वो विधायक आपके पूर्वी पंजाब से भी थे और वो विधायक आपके पश्चिमी पंजाब से भी थे। यानी कि जो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा रहा था उसके विधायक भी अंतरिम सरकार में शामिल थे और जो पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा था उसके कुछ एक भी विधायक अंतरिम सरकार के अंदर शामिल थे। और हमें यह भी पता है कि भाई 1947 के अंदर जब भारत का विभाजन हुआ तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक पलायन होने लगा, कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए और कुछ एक लोग जो थे वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आए। और इनमें से भी जो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में था वहां से भी कई विधायक पंजाब के अंदर आते हैं। और इन विधायकों के साथ एक समस्या आती है कि भाई हम अंतरिम सरकार के अंदर विधायक थे लेकिन पश्चिमी पंजाब तो था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब हम तो भारत के अंदर आ गए, अब हमें यह समस्या होगी कि भाई हम विधायक माने जाएंगे या फिर विधायक नहीं माने जाएंगे। तो इस मामले में उस समय के जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे आजाद भारत के, जवाहरलाल नेहरू, तो उनका एक बयान आता है कि भाई पश्चिमी पंजाब से जो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है उस पंजाब से कोई भी विधायक अगर पूर्वी पंजाब की तरफ आएगा तो उसे बिना हल्के के, अगर पश्चिमी पंजाब से कोई भी विधायक पूर्वी पंजाब के अंदर आएगा तो उस विधायक को बिना किसी हल्के के उसे विधायक ही माना जाएगा। ये पहली परिघटना रही। अब इन विधायकों ने मिलकर या फिर जितने भी पूर्वी पंजाब के अंदर जितने भी विधायक आए तो उन सारे विधायकों ने मिलकर अपनी एक सरकार का गठन किया और इस सरकार में पंजाब की पहली जो सरकार बनाई गई थी उस सरकार में जो पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे, पहले मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ, पहले मुख्यमंत्री थे गोपी चंद भार्गव।
कि एक राजनीतिक गतिविधि क्या रही कि भाई जितने भी विधायक थे उन विधायकों के द्वारा एक सरकार का गठन किया जाता है, और इस सरकार के जो पंजाब की पहली सरकार बनी थी उस सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री चुने गए उन मुख्यमंत्री का नाम क्या था भाई, गोपीचंद भार्गव था। और इनका भी हम अलग अलग तरीके से कि भाई पहले मुख्यमंत्री कौन, दूसरे मुख्यमंत्री, अलग अलग तरीके से हम इनका जिक्र करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कि भाई आजादी के बाद पंजाब के, संयुक्त पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे उनका नाम क्या था, गोपीचंद भार्गव उनका नाम था। और गोपीचंद भार्गव गोपीचंद भार्गव, अगर इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें कि इनका जो जन्म हुआ था उनका सिरसा के अंदर इनका जन्म हुआ था, और उस समय जो सिरसा अक्षेत्र आता था वो हिसार जिले के अंदर ये अक्षेत्र आता था। गोपीचंद भार्गव का जो जन्म सिरसा अक्षेत्र में हुआ और उस समय सिरसा अक्षेत्र आपका हिसार जिले के अंदर आता था। और इनका जो पहला कार्यकाल रहा था, इनका पहला कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के इनका जो पहला कार्यकाल रहा था वो 13 अप्रैल 1949 तक रहा। और इनकी सरकार बनाने के अंदर कुछ एक विधायक ऐसे थे जो अकाली दल से संबंध रखते थे, यानी कि इनकी सरकार के अंदर कुछ एक विधायक ऐसे भी थे जो अकाली दल से क्या करते थे, संबंध रखते थे। और इनकी जो सरकार चली कि 15 अगस्त 1947 में जो पंजाब की पहली सरकार बनी उस सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव को बनाया गया, और इनकी जो सरकार चली थी वो 13 अप्रैल 1949 तक चली थी। और इस 13 अप्रैल 1949 और 1947 इनके बीच में एक वर्ष आता है और वो वर्ष है 1948 का। और इस 1948 के अंदर क्या घटना हुई ऐसी कि जो हरियाणा राज्य के पुनर्गठन के लिए भी थोड़ी बहुत जिम्मेदार रही। कि जैसे मैंने जिक्र किया कि भाई गोपीचंद भार्गव की सरकार बनाने के अंदर कुछ एक विधायक ऐसे थे जो अकाली दल से संबंध रखते थे। और इस अकाली दल का अगर हम बैकग्राउंड देखें, जो ये अकाली दल का गठन किया गया था वो दिसंबर 1920 के अंदर इस अकाली दल का गठन किया गया था, जो एक तरीके से सिख समुदाय से संबंध रखता था। और इसी दल के अंदर की जैसे मैंने एक वर्ष का जिक्र किया कि 1948 वर्ष, इस 1948 के अंदर अकाली दल के एक नेता थे और उन नेता का नाम था मास्टर तारा सिंह। और इन मास्टर तारा सिंह के द्वारा एक अखबार न्यूज़पेपर चलाया जाता था और उस न्यूज़पेपर का नाम था अजीत। और इस अजीत अखबार के अंदर मास्टर तारा सिंह 1948 में पहली बार ये मांग रखते हैं कि भाई पंजाबी भाषा के आधार पर एक अलग अक्षेत्र होना चाहिए, एक अलग सूबा होना चाहिए जिसको पंजाबी सूबा कहा जाए। यानी कि अगर हम जिक्र करें कि भाई 1947 के बाद या भारत की आजादी के बाद जो प्रथम मांग उठाई गई कि भाई हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राज्य बनाया जाना चाहिए, तो इसकी प्रथम मांग उठाई गई थी 1948 में। और ये मांग उठाई गई मास्टर तारा सिंह के द्वारा, और ये मांग उठाई गई उनके द्वारा। उनका एक न्यूज़पेपर था, अखबार था अजीत, और इस अजीत अखबार में ये कहा गया कि भाई पंजाबी भाषा के आधार पर एक अलग सूबा होना चाहिए, अलग क्षेत्र होना चाहिए जिसको पंजाबी सूबा नाम दिया जाए। ये पहली परिघटना थी। और इस परिघटना के बाद की ऐसी सिचुएशन हुई कि जो अलग अलग तरीके से पंजाबी भाषा के लिए कि भाई पंजाबी सूबा हो, पंजाबी भाषा के आधार पर अलग पंजाबी सूबा हो, इसका जो समर्थन था, इस पंजाबी सूबा का समर्थन गोपीचंद भार्गव इसका समर्थन करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो इस चीज के पक्ष में नहीं थे कि भाई पंजाब एक अलग तरीके से पंजाबी भाषा के आधार पर कोई अलग राज्य या कोई अलग क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। कि गोपीचंद भार्गव इस चीज से मना कर देते हैं। और मना करने के बाद अकाली दल के अंदर
और अकाली दल के जो विधायक थे, अकाली दल के जो विधायक थे जो उस समय गोपीचंद भार्गव की सरकार में शामिल थे, वो इस गोपीचंद भार्गव के समर्थन न देने के कारण उनके अंदर ये इस चीज का रोष हो जाता है और वो अकाली दल के सारे विधायक इस चीज पर अपना समर्थन देते हैं कि अगर अगर कोई भी ऐसा विधायक होगा या कोई भी एक ऐसा नेता होगा जो पंजाबी सूबे की मांग के लिए हमारा समर्थन करेगा, हम उसी नेता को अपना बहुमत देंगे या उसी नेता को हम अपना सहयोग देंगे। कि अकाली दल के विधायक इस चीज के लिए मांग करते हैं कि अगर कोई भी नेता ऐसा होगा कि जो इस पंजाबी सूबे के लिए हमारा समर्थन करेगा, हम उसी नेता का समर्थन करेंगे। और इस मामले में जो दूसरे नेता सामने आते हैं वो आते हैं भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर उस समय पंजाब के अंदर विधायक थे और मंत्री पद पर थे गोपीचंद भार्गव की सरकार के अंदर। और भीमसेन सच्चर की मुलाकात होती है, भीमसेन सच्चर की मुलाकात होती है जो अकाली दल के विधायक थे। और अकाली दल के विधायक जो उस समय ये बात कहते हैं कि जो भी पंजाबी सूबा का समर्थन करेगा हम उसी का सहयोग देंगे। तो अकाली दल के विधायकों की मुलाकात होती है भीमसेन सच्चर के साथ और भीमसेन सच्चर उनको वादा करते हैं कि अगर अकाली दल के विधायक उनका समर्थन करें और उनका सहयोग करें पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने में, तो मैं सभी विधायकों को यह वादा करता हूं कि भाई मैं पंजाबी सूबा का समर्थन करूंगा। और अकाली दल के विधायकों को क्या चाहिए था, वो यही तो मांग कर रहे थे कि हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो पंजाबी सूबा के लिए हमारी मांग का समर्थन करे। तो अकाली दल के विधायक भीमसेन सच्चर से मुलाकात करते हैं और ये भीमसेन सच्चर अकाली दल के विधायकों से ये वादा करते हैं अगर वो भीमसेन सच्चर को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे तो भीमसेन सच्चर निश्चय ही पंजाबी सूबा की मांग के लिए उनको समर्थन करेंगे। और उस समय क्या हुआ, भीमसेन सच्चर और अकाली दल के विधायक ये दोनों मिल करके उस समय अंतरिम सरकार जो सरकार चल रही थी उस सरकार के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं कि अकाली दल के विधायक और भीमसेन सच्चर ये दोनों सहयोग से उस समय पंजाब के अंदर पंजाब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। और संयोग बस ऐसा हुआ कि ये अविश्वास प्रस्ताव उस समय पास हो जाता है और जो गोपीचंद भार्गव की जो सरकार थी वो उस समय गिर जाती है। भाई गोपीचंद भार्गव की इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर जाती है और जो दूसरे पंजाब के जो दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं वो भीमसेन सच्चर को चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। कि हम बात करें कि पंजाब के संयुक्त पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री रहे वो गोपीचंद भार्गव रहे, जिनका मैंने जिक्र किया कि भाई जो इनका जन्म स्थान था वो सिरसा उस समय हिसार जिले के अंदर आता था। और जो दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए पंजाब के कि अकाली दल ने भीमसेन के साथ सहयोग करके गोपीचंद भार्गव के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया और ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है जिसके कारण गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर जाती है। और गिरने के बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री बने वो कौन से बने भाई, वो भीमसेन सच्चर को दूसरे मुख्यमंत्री बनाया गया। अब भीमसेन सच्चर का हम जिक्र करेंगे कि भीमसेन सच्चर की बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी रोचक घटनाएं हैं भीमसेन सच्चर की, जो शायद ही हो सकता है कि आपको किताबों या यूट्यूब या किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपको देखने मतलब ऐसी जो नॉलेज है वो आपको देखने को मिले। कि गोपीचंद भार्गव के बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री बने वो भीमसेन सच्चर बने। भीमसेन सच्चर बने और जो ये भीमसेन सच्चर भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और जो पहले सीएम थे जिसका मैंने जिक्र किया गोपीचंद भार्गव, वो भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे।
कि दोनों विधायकों के दोनों जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस के हैं, और दोनों में आपस में इस बात के लिए लड़ाई हो रही है कि भाई एक कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूं, दूसरा कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो उस मामले में कि भाई दूसरे जो मुख्यमंत्री वो भीमसेन सच्चर बन जाते हैं, और जब इस बात का कि भाई भीमसेन सच्चर गोपीचंद भार्गव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, इस बात का पता चलता है केंद्र सरकार में नेहरू जी को, और नेहरू जी का एक दबाव आता है भीमसेन सच्चर पर कि भाई आपने गोपीचंद भार्गव की सरकार जरूर गिराई है, लेकिन आप गोपीचंद भार्गव को अपने मंत्रिमंडल में अपना एक हिस्सा या एक मंत्री पद इसको जरूर दें। और इस दबाव में आकर भीमसेन सच्चर गोपीचंद भार्गव को उस समय शिक्षा मंत्री का पद दे देते हैं। कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हरियाणा राज्य का पुनर्गठन कुछ न कुछ प्रत्येक राजनीतिक गतिविधियों, प्रत्येक राजनीतिक घटनाओं का परिणाम रहा है। कि पहले सीएम गोपीचंद भार्गव, अब दूसरे सीएम कौन बन जाते हैं भाई? दूसरे सीएम बन जाते हैं भीमसेन सच्चर और गोपीचंद भार्गव, जो केंद्र सरकार कहें या फिर कांग्रेस के दबाव में आकर गोपीचंद भार्गव को शिक्षा मंत्री बनाना पड़ता है दूसरे कार्यकाल के अंदर। अब हम जिक्र करते हैं भीमसेन सच्चर का। भीमसेन सच्चर जो इनकी सरकार बनी वो 13 अप्रैल 1949 से इनकी सरकार बनी, और इनकी जो सरकार चली थी वो 18 अक्टूबर 1949 को सरकार इनकी चली, केवल 188 दिन के लिए। कि भीमसेन सच्चर जो पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, और इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल चलता है वो 13 अप्रैल 1949 से 18 अक्टूबर 1949 को मात्र 188 दिन के लिए इनका कार्यकाल रहता है। और इस कार्यकाल की परिघटनाओं से पढ़ने से पहले हम जिक्र करते हैं भीमसेन सच्चर का। भीमसेन सच्चर जो पंजाब के, संयुक्त पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो पेशावर के अंदर इनका जन्म हुआ था। पेशावर जो आज के समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। कि भीमसेन सच्चर का जो जन्म हुआ था वो पेशावर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ। और उस समय कि जब भारत और पाकिस्तान एक थे तो 1945 के अंदर ये लाहौर की सीट से चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत कर आते हैं। और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे थे जो पाकिस्तान की, उस समय जो पाकिस्तान की संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के अंदर ये एक सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। संयुक्त पंजाब का जिक्र हो या फिर हरियाणा का जिक्र हो, कि भाई पंजाब के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनको पाकिस्तान की संविधान सभा के अंदर चुना गया था, वो कौन थे भाई? वो भीमसेन सच्चर थे। और इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग घटना क्या थी कि भीमसेन सच्चर के पास पाकिस्तान की नागरिकता थी। कि शुरुआत में भीमसेन सच्चर पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन जब 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान अलग होता है तो ये अपनी पाकिस्तान की नागरिकता का त्याग कर देते हैं और ये भारत की नागरिकता को अपना लेते हैं। यानी कि भीमसेन सच्चर जो पाकिस्तान के नागरिक थे और पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे, और 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का अलग होता है, भारत पाकिस्तान बंटवारा होता है, उस समय क्या करते हैं ये पाकिस्तान की नागरिकता को त्याग करके ये कौन सी भारत की नागरिकता को क्या कर लेते हैं भाई? ग्रहण कर लेते हैं। एकमात्र ऐसे सीएम जो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य रहे, एकमात्र ऐसे सीएम जिनके पास पाकिस्तान की नागरिकता थी, और वो सीएम कौन थे भाई? वो भीमसेन सच्चर थे, जिनका जन्म कहां पर हुआ? पेशावर के अंदर हुआ, और जो पेशावर है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। और अगर इनका कार्यकाल समझें कि इनका जो कार्यकाल था वो 13 अप्रैल 1949 से लेकर के 18 अक्टूबर 1949 तक 188 दिनों के लिए इनका कार्यकाल रहा। अब इस कार्यकाल के अंदर क्या घटनाएं हुई उनको बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। कि भीमसेन सच्चर की जो सरकार बनाई गई थी उसमें अकाली दल का समर्थन रहा था, और अकाली दल के जो विधायक थे उन सारे विधायकों ने एक ही बात कही थी कि भाई
जो भी व्यक्ति ऐसा होगा या जो भी नेता ऐसा होगा जो पंजाबी सूबा के लिए, पंजाबी सूबे के लिए हमारा समर्थन करेगा, हम उसी को अपना सीएम बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस मामले में सच्चर जो है वो अकाली दल को वचन देते हैं कि जब भी मैं मुख्यमंत्री पद पर रहूंगा तो इस मामले में आपका समर्थन करूंगा, सहयोग करूंगा। तो इस मामले में सच्चर ने क्या किया, 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब को भाषा के आधार पर 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। 1 अक्टूबर 1949 को भाषा के आधार पर संयुक्त पंजाब को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। जो हिंदी भाषा के आधार पर जो क्षेत्र बनाया गया उसे हिंदी क्षेत्र कहा गया, और जो पंजाबी भाषा के आधार पर क्षेत्र बनाया गया उसे पंजाबी क्षेत्र कहा गया। और परिस्थितियां ये थी कि भाई जो भी एरिया या जो भी क्षेत्र हिंदी के अंदर आएगा उसमें जो पहली भाषा होगी वो हिंदी को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन द्वितीयक भाषा में इस क्षेत्र में पंजाबी को द्वितीयक भाषा के रूप में पढ़ा जाएगा, और इस भाषा को पढ़ना बड़ा ही अनिवार्य होगा। और उसी तरीके से जो पंजाबी क्षेत्र बनाया गया कि पंजाबी क्षेत्र के लिए एक बात कही गई कि भाई इस क्षेत्र में पंजाबी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन द्वितीयक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को पढ़ना अनिवार्य होगा। कि अकाली दल का सच्चर ने समर्थन किया। 1 अक्टूबर 1949 को भाषा के आधार पर पंजाब को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिसमें से एक हिंदी क्षेत्र, दूसरा पंजाबी क्षेत्र। और हिंदी क्षेत्र में पहली प्राथमिक भाषा हिंदी और दूसरी कि भाई पंजाबी, उस क्षेत्र में पंजाबी पढ़ना क्या होगा, अनिवार्य होगा। और जो पंजाबी क्षेत्र था उसमें पहली प्राथमिक भाषा हिंदी और जो दूसरी अनिवार्य रूप से पढ़े जाने वाली भाषा थी वो हिंदी थी। और इस फॉर्मूले को एक नाम दिया गया, इस फॉर्मूले को कहा गया सच्चर फॉर्मूला। 1 अक्टूबर 1949 को जो फॉर्मूला लागू किया गया भीमसेन सच्चर के द्वारा, उस फॉर्मूले को नाम दिया गया सच्चर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर पंजाब को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें से एक पंजाबी हिंदी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र के अंदर पहली भाषा हिंदी, लेकिन पंजाबी को भी पढ़ना अनिवार्य था। पंजाबी क्षेत्र के अंदर पहली भाषा पंजाबी, लेकिन हिंदी को भी पढ़ना क्या था, अनिवार्य था। अगर इस चीज को हम एक मैप के अनुसार देखें, ये आपके जो पहले सीएम थे ये थे गोपीचंद भार्गव, और जो दूसरे सीएम थे ये थे भाई भीमसेन सच्चर, जिनके पास पाकिस्तान की नागरिकता थी, जिनका जो जन्म हुआ था वो पेशावर के अंदर हुआ था, जो पाकिस्तान की संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे। ये जो तीसरे यहां पर छायाचित्र है, तीसरे छायाचित्र वो एक मुख्यमंत्री रहे थे, तीसरे मुख्यमंत्री जिनका नाम रामकिशन था, जिनका हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही पढ़े कि भाई जो पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद और दूसरे मुख्यमंत्री भीमसेन। अब इसके बाद कि जो भीमसेन सच्चर के द्वारा सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया, और इस सच्चर फॉर्मूले के अंदर पूरे पंजाब को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। एक तो पंजाबी एरिया जिसको पंजाबी क्षेत्र, और दूसरा हिंदी एरिया जिसको हिंदी क्षेत्र कहा गया। अगर हम ये चीज देखें कि जो यहां से जो ये परिस्थितियां है कि भाई ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र के अंदर हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, कांगड़ा, जो इस तरीके के क्षेत्र थे उनको हिंदी क्षेत्र के अंदर शामिल कर दिया गया। और जो ये दूसरे थे कि भाई अमृतसर था, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, जो ये क्षेत्र थे इनको पंजाबी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। कि जो अगर हम एक पंजाब को 2 क्षेत्रों के रूप में देखें कि जो ये क्षेत्र आता है इसको हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, और इस क्षेत्र को कौन से क्षेत्र में विभाजित किया गया, भाई पंजाबी क्षेत्र के अंदर इसको विभाजित किया गया।
और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि भाई हिंदी अक्षेत्र के अंदर पहली भाषा हिंदी थी और जो दूसरी भाषा की पढ़ना अनिवार्य था वो पंजाबी भाषा था। और परिस्थितियां ये हुई कि भाई एक परिघटना ऐसी हुई कि जालंधर के अंदर कुछ एक हिस्से ऐसे आते थे। आज के समय में तो ये पूरा पंजाब के अंदर है, पूरा हम इसको सिख समुदाय मानते हैं, लेकिन उस समय पंजाब के अंदर ऐसे हिस्से आते थे जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती थी, और इस समय परिघटना क्या हुई कि भाई हिंदी अक्षेत्र में पंजाबी भाषा को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया, और पंजाबी भाषा में हिंदी भाषा को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके कारण इस सच्चर फॉर्मूले के जगह जगह पर विरोध होने लगे। और सबसे ज्यादा जो विरोध था वो हरियाणा के अंदर कहें या फिर हिंदी क्षेत्र के अंदर कहें, कि इसका जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ वो हिंदी क्षेत्र के अंदर या हरियाणा के अंदर इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ। और जालंधर के अंदर की जालंधर जो कुछ एक हिस्से इसके हिंदी बोलते थे, लेकिन इसको पंजाबी क्षेत्र में डाल दिया गया, तो वहां पर पंजाबी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके कारण वहां भी इसके प्रति विरोध होने लगे। और इस विरोध का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया गोपीचंद भार्गव ने। और गोपीचंद भार्गव ने जो हिंदी क्षेत्र से जो विधायक आते थे, हिंदी क्षेत्र से जो उस समय विधायक थे, उन विधायकों के साथ मिल करके, और कुछ एक विधायक इसके अंदर अकाली दल से भी थे, गोपीचंद भार्गव और हिंदी क्षेत्र के कई विधायक मिल करके इस फॉर्मूले का विरोध करते हैं और भीमसेन सच्चर के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। और परिघटना ये हुई कि भाई जो भीमसेन सच्चर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, जिसके कारण उसकी सरकार जो है गिर जाती है। और जब भीमसेन सच्चर की सरकार गिर गई, तो तीसरे जो पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए वो फिर से बने गोपीचंद भार्गव, जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री रहे। मैं बार बार वही जिक्र कर रहा हूं, हरियाणा राज्य का गठन किसी न किसी मतलब कि उस समय की राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम रहा है, कि गोपीचंद भार्गव और हिंदी क्षेत्र के कई विधायक मिलकर भीमसेन सच्चर के खिलाफ, भीमसेन सच्चर की सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, और ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, जिसके कारण भीमसेन सच्चर की जो सरकार है वो गिर जाती है। और पंजाब के जो तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए गोपीचंद भार्गव। और जो इनका कार्यकाल चला था वो 18 अक्टूबर 1949 से लेकर के, इनका जो कार्यकाल चला वो 18 अक्टूबर 1949 से लेकर के 20 जून 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। 20 जून 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। और इस कार्यकाल के अंदर कई घटनाएं ऐसी भी हुई जिनका हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र को हर जगह से लेकर के विरोध होने लगा, कि भाई किसी ना किसी तरीके से सच्चर फॉर्मूले को हटा देना चाहिए। और इस मामले में भीमसेन सच्चर की मुलाकात होती है नेहरू जी से। नेहरू जी के पास भीमसेन सच्चर जाते हैं और भीमसेन सच्चर दोबारा फिर से ये कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे गोपीचंद भार्गव ने मिलकर उनकी सरकार गिरा दी है। और गोपीचंद भार्गव भी कांग्रेस से संबंध रखते थे, भीमसेन सच्चर भी कांग्रेस से संबंध रखते थे। और भीमसेन सच्चर की मुलाकात होती है नेहरू जी से, और इन भीमसेन सच्चर के साथ कुछ एक विधायक भी थे। उस समय कुछ एक विधायक भी थे जो नेहरू जी से मिले थे। और भीमसेन सच्चर नेहरू जी को यह बात कहते हैं कि भाई बहुमत तो मेरे पास है,
बहुमत मेरे पास है, लेकिन जो सरकार बना दी वो गोपीचंद भार्गव ने बना दी। अब मैं दोबारा से गोपीचंद भार्गव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता हूं, तो इसमें आप मेरा सहयोग करें। और नेहरू जी इस बात से चिढ़ जाते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा मतलब कि मुख्यमंत्री के लिए खेल बना हुआ है कि पहले एक गोपीचंद आता है, फिर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जाता है, फिर भीमसेन जाता है, फिर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जाता है, फिर वापस गोपीचंद भार्गव आते हैं, वो अपने मतलब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो इस कारण जो इस मामले में नेहरू जो थे वो चिढ़ जाते हैं और पहली बार पंजाब की सरकार में पंजाब की सरकार को इस तरीके से विधायकों के अभाव के कारण जो तीसरा कार्यकाल था उसको भी विघटित कर दिया जाता है, उसको भी भंग कर दिया जाता है। और नेहरू जी उस समय उस कार्यकाल को विघटन होने के कारण जो तीसरा कार्यकाल गोपीचंद भार्गव का था जो 20 जून 1951 तक चला, और उस सरकार के विघटन के बाद नेहरू जी पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। और ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है 20 जून 1951 के अंदर। देश का पहला राज्य जिसके अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो पंजाब था। और पंजाब के अंदर 20 जून 1951 को पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और जो ये राष्ट्रपति शासन चला था, ये राष्ट्रपति शासन चला था 17 अप्रैल 1952 तक। 17 अप्रैल 1952 तक ये राष्ट्रपति शासन चला। और उस समय की जैसा मैंने कारण बताया कि नेहरू जी के पास ये बात पहुंचती है कि भाई भीमसेन को मुख्यमंत्री बनना है, गोपीचंद को मुख्यमंत्री बनना है, फिर से भीमसेन को मुख्यमंत्री बनना है, तो इस कारण पंजाब की सरकार को गिरा दिया जाता है। और पंजाब में, या फिर ये कहें कि देश का एक राज्य जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया वो 20 जून 1951 को लागू किया गया था। और 1966 से पहले पंजाब में एक बार और राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे कि भाई दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो किस तरीके से लगा था। कि इसके अंदर अभी तक जो हमने जिक्र किया, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि जो अभी तक हमने जिन परिघटनाओं का, जिन राजनीतिक गतिविधियों का हमने जिक्र किया कि भाई पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री बने वो गोपीचंद भार्गव को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। गोपीचंद भार्गव जो पहले मुख्यमंत्री बने, जिनकी जो सरकार थी वो 13 अप्रैल 1949 तक इनकी सरकार चलती है। और फिर अकाली दल के समर्थन में जो दूसरे मुख्यमंत्री बने, भीमसेन सच्चर जो थे वो दूसरे मुख्यमंत्री बने, और जो इनकी सरकार चली थी वो 18 अक्टूबर 1949 तक इनकी सरकार चली थी। और इस कार्यकाल के अंदर एक सच्चर फॉर्मूला लाया गया, जो 1 अक्टूबर 1949 को ये सच्चर फॉर्मूला लाया गया। और इस फॉर्मूले के तहत, इस फॉर्मूले के अनुसार जो पंजाब था उसको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें से एक हिंदी क्षेत्र था और दूसरा पंजाबी क्षेत्र था। जिसके अंदर मैंने मैप के अंदर बताया कि भाई ये हिंदी क्षेत्र था, ये पंजाबी क्षेत्र था। और फिर तीसरी बार जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री चुने गए वो गोपीचंद भार्गव थे, जो इनकी सरकार बनाएगी वो 18 अक्टूबर से 1949 है भाई। उनकी सरकार 18 अक्टूबर 1949 से 20 जून 1951 तक इनकी सरकार चलती है। और 20 जून 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन क्या कर दिया जाता है भाई, लागू कर दिया जाता है। ये अभी तक की परिगणना थी जो मैंने अभी तक जिक्र किया, जिन परिघटनाओं का। और इसी के अंदर मैंने ये कहा कि भाई जो पंजाबी सूबे के लिए पहली मांग की गई थी वो 1948 में की गई, जिसमें अकाली दल के एक नेता थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। और इनका एक अखबार था और उस अखबार का नाम था अजीत। और इस अखबार के माध्यम से उन्होंने पंजाबी भाषा के लिए एक पंजाबी सूबे की अलग से मांग की थी। और फिर बाद में अकाली दल के जितने भी विधायक थे उन्होंने सारे विधायकों ने एक बात कही थी कि भाई हम उसी नेता का समर्थन करेंगे जो पंजाब का भाषा के आधार पर अलग अलग विभाजन करेगा। खैर अभी तक हमने ये चीज पढ़ा। अब जो
पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो 17 अप्रैल 1952 को ये राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। और इसी 1952 के अंदर पंजाब में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। इस पंजाब के अंदर पहली बार 1952 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए। और इन विधानसभा के चुनावों में 38 विधायक ऐसे रहे जो हिंदी अक्षेत्र से संबंध रखते थे। 38 विधायक ऐसे रहे जो हिंदी अक्षेत्र से संबंध रखते थे। जैसे मैंने ये कहा कि भाई ये जो इस तरीके का अक्षेत्र था वो हिंदी अक्षेत्र में विभाजित कर दिया गया था, और ये अक्षेत्र था ये आपका पंजाबी अक्षेत्र में शामिल किया गया था। 1952 के अंदर पहली बार पंजाब के अंदर विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए, और इस हिंदी अक्षेत्र से जो विधायक चुने गए वो 38 विधायक थे। और इन 38 विधायकों में से जो मुख्य नेता के रूप में या फिर मुख्य रूप से जो विधायक के रूप में चुने गए थे वो चौधरी देवीलाल थे। और इसके अंदर बड़ी रोचक घटना क्या हुई कि पंजाब के जो तीसरे सीएम जिनका मैंने जिक्र किया था, गोपी चंद भार्गव, 1952 के चुनावों में गोपी चंद भार्गव 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। एक सीट थी थानेसर की और दूसरी सीट थी बुटाना। गोपी चंद भार्गव 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, एक तो थानेसर की सीट से चुनाव लड़ते हैं और एक बुटाना की सीट से चुनाव लड़ते हैं। और संयोगवश ऐसा रहा कि वो दोनों सीटों से हार जाते हैं, और उनका जो दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो इनका चकनाचूर हो जाता है कि दोनों की भाई कौन सी विधानसभा सीट से तो जीत कर आएंगे, चाहे वो थानेसर से जीते या बुटाना से जीते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो दोनों सीटों से भाई क्या हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, जिसके कारण जो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना था वो बनने का सपना वो अधूरा रह जाता है। अब इन 38 विधायकों के अंदर जो मुख्य एक विधायक थे, जो या फिर ये कहें कि इन 38 विधायकों का जो एक नेतृत्व कर रहे थे वो हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था चौधरी देवीलाल। और इस पंजाब की जो विधानसभा के अंदर जो 1952 में चुनाव हुए और इस चुनाव के बाद जो सरकार बनाई गई, इस सरकार के जो मुख्यमंत्री बने वो थे भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर इसके पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, यानी कि जो पंजाब के अंदर पहली जो आम चुनाव हुए विधानसभा के लिए, उसके जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए वो थे भीमसेन सच्चर। अब परिघटनाएं ऐसी हुई कि हिंदी अक्षेत्र के अंदर उस समय एक विधानसभा सीट थी जज्जर, और इस जज्जर सीट से जो विधायक चुनकर आए थे उन विधायक का नाम था प्रोफेसर शेर सिंह। और एक पंजाब अक्षेत्र की सीट थी और उस सीट से विधायक चुनकर आए थे और इनका नाम था प्रताप सिंह कैरो। और हिंदी अक्षेत्र से जैसे मैंने एक जिक्र किया कि भाई एक और विधायक जो मुख्य रूप से इनका नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था भाई चौधरी देवीलाल। और इन तीनों को उस समय पंजाब की त्रिमूर्ति कहा जाता था। और प्रोफेसर शेर सिंह का जिक्र करें कि रोहतक के अंदर उस समय एक मठ था और उस मठ का नाम था दयानंद मठ। तो जो इस मठ का संचालन कर रहे थे वो जज्जर के विधायक थे प्रोफेसर शेर सिंह। कि प्रोफेसर शेर सिंह, प्रताप सिंह कैरो और चौधरी देवीलाल, इन तीनों को पंजाब की त्रिमूर्ति कहा जाता था। और
ये तीनों इस पक्ष में थे कि भाई किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से भीमसेन सच्चर को सीएम पद से हटाया जाना चाहिए। ये तीनों इस पक्ष में थे कि भाई भीमसेन सच्चर को किसी न किसी रूप से मुख्यमंत्री पद से हटाना ही हटाना है। और इस परिघटना के लिए कि भाई भीमसेन सच्चर को हटाने के लिए क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश से उस समय एक विधायक थे और उन विधायक का नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। और ये चौधरी चरण सिंह एक बड़े मित्र, खास मित्र थे चौधरी देवीलाल के। और चौधरी चरण सिंह की देवीलाल से मुलाकात होती है और ये मुलाकात के अंदर इस चीज का जिक्र करते हैं कि भाई पंजाब के अंदर भाषा के आधार पर कुछ इस तरीके से विवाद चल रहा है, जिसके रूप में हमें केंद्र सरकार को इस बारे में अवगत करवाना चाहिए। और दूसरा मुख्य इनकी बात हुई कि भाई इस समय पंजाब के जो सीएम हैं वो भीमसेन सच्चर हैं और भीमसेन सच्चर को किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से सीएम पद से हटाना है। तो इस मामले में क्या हुआ कि चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हिंदी अक्षेत्र के 38 विधायक और यूपी से, उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कुछ विधायक, जिनकी कुल संख्या 125 थी, जिनकी कुल संख्या 125 संख्या थी, कि चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में विधायक और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में कुल 125 विधायक उस समय केंद्र सरकार के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री होते थे और केंद्रीय गृह मंत्री उस समय जीबी पंत थे। कि ये सारे 125 विधायक जीबी पंत से मुलाकात करते हैं और इन यूपी विधायकों में से मुख्य रूप से कुछ एक विधायक मेरठ से संबंध रखते थे और कुछ एक विधायक मथुरा से भी संबंध रखते थे। कुछ एक विधायक मथुरा से भी थे और कुछ एक विधायक मेरठ से थे। कि ये सारे विधायक 125 विधायक उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे जिनका नाम था जीबी पंत। और जीबी पंत से मुलाकात करते हैं और जीबी पंत से ये आग्रह करते हैं कि भाई मेरठ, मथुरा और एक पंजाब का हिंदी अक्षेत्र, इन तीनों को मिला करके एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए जिसका नाम हरियाणा रखा जाए। कि भाई उसके अंदर यूपी का एक मेरठ अक्षेत्र भी हो, यूपी का मथुरा अक्षेत्र भी हो और हिंदी अक्षेत्र भी हो और इनको एक अलग राज्य के लिए बना देना चाहिए, इसको हरियाणा राज्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन जीबी पंत इस मामले में अपनी एक कन्नी काट जाते हैं और वो एक बड़ा ही मतलब एक पेचीदा अगर आंसर कहें या पेचीदा अगर जवाब कहें, इस मामले में वो अपना जवाब क्या देते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है मथुरा। कि भाई कुछ एक विधायक मथुरा से भी थे जो जीबी पंत से मिले और जो मथुरा जन्मभूमि मानी जाती है वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है। बड़ा ही रोचक किस्सा था कि उस समय जब जीबी पंत से मिलते हैं, जब आग्रह करते हैं कि भाई हरियाणा एक राज्य अलग बनाया जाना चाहिए और इसके अंदर मेरठ भी और मथुरा को भी मिलाया जाना चाहिए, और जब जीबी पंत इस बारे में सुनते हैं कि भाई मथुरा की भी मांग हो रही है हरियाणा के लिए, तो बड़ा एक पेचीदा या फिर एक हास्य जो जवाब देते हैं कि भाई मथुरा जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और यूपी के अंदर ही एक जगह है अयोध्या जो श्री राम की जन्मभूमि है। और जीबी पंत ये कहते हैं कि आप अगर मथुरा को हरियाणा के अंदर मिलाने के लिए मांग कर रहे हो तो भाई आप मथुरा और अयोध्या को अलग अलग करने का काम कर रहे हो और आप श्री कृष्ण की जन्मस्थली और श्री राम की जन्मस्थली को अलग करने का काम कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है।
ये उस समय मतलब कि जीवी पंत जो 125 विधायक थे उन विधायकों का इस तरीके का जवाब देते हैं कि भाई आप मांग ही गलत कर रहे हो, आप कि आप श्री कृष्ण की जन्मभूमि और श्री राम की जन्मभूमि इनको अलग अलग करने का काम कर रहे हो। और इन्हीं के जवाब में उस समय एक विधायक भी उनके साथ गए थे जो त्रिमूर्ति में से एक शख्स जिनका नाम था प्रोफेसर शेर सिंह। तो प्रोफेसर शेर सिंह जीबी पंत के इस जवाब के अनुरूप एक जवाब देते हैं कि भाई हम मंत्री जी की हम श्री कृष्ण और श्री राम की जन्मभूमि को अलग अलग नहीं कर रहे, हम तो दो भूमियों को मिलाने का काम कर रहे हैं। तो जीवी पंत पूछते हैं कि भाई आप दो भूमियों को कैसे मिलाने का काम कर रहे हो? तो वो जिक्र करते हैं कि भाई जो मथुरा का जो जन्म है, मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कि भाई मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और हरियाणा के अंदर एक अक्षेत्र आता है कुरुक्षेत्र जो श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। कि भाई हम तो प्रोफेसर शेर सिंह जवाब देते हैं कि भाई हम तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि और श्री कृष्ण की कर्म भूमि को आपस में मिलाने का काम कर रहे हैं, हम सारे विधायक मिलकर। तो इस मामले में जीवी पंत हंसने लगते हैं कि भाई हरियाणा के विधायकों को अगर कोई जवाब दे दिया जाए या को उनका जो पलटवार में जवाब आता है वो एक अनोखा ही जवाब होता है। तो इस मामले में जीवी पंत इनकी जो मांग है वो नेहरू जी के पास भेज देते हैं। तो नेहरू के समक्ष ये मांग रखते हैं और नेहरू एक तरीके से मना कर देते हैं कि भाई पंजाब का जो अगर विभाजन होना हो वो भाषा के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए, एक तरीके से आप गलत मांग कर रहे हो आप। और दूसरा जो आप मथुरा और मेरठ के लिए मांग कर रहे हो जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो भी आपकी गलत मांग है। तो इस मामले में जो पंडित जी नेहरू जी थे वो मना कर देते हैं कि भाषा के आधार पर पंजाब का जो विभाजन है वो ठीक नहीं है। तो 1952 के अंदर की अगर बात करें कि 1952 में जो हिंदी एक्सेसर से 138 विधायक जिनका नेतृत्व चौधरी देवीलाल ने किया, उसके बाद कुछ एक विधायक उत्तर प्रदेश से थे जो मुख्य रूप से मेरठ और मथुरा से थे जिनका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह ने किया। जो कुल विधायक 125 विधायक मिलकर के केंद्रीय गृह मंत्री जीवी पंत से मुलाकात करते हैं और मेरठ और मथुरा के प्लस में हिंदी क्षेत्र के लिए वो एक अलग राज्य हरियाणा की मांग करते हैं। और इस मांग को नेहरू के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। अब उसके बाद की एक घटना ऐसी हुई जिनका जो संबंध है वो भारतीय संविधान से अगर कहें भारतीय संविधान से कहें या फिर केंद्र सरकार से कहें, इसके जो आगे की परिघटना है वो इन दोनों से संबंधित है। और परिस्थितियां ऐसी बनी कि भाई भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर 1953 में पूरे भारत के अंदर 1953 के अंदर अलग अलग जगहों पर भाषा के लिए अलग क्षेत्र मांग के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाने के लिए मांग उठने लगी, कई जगह मांग उठने लगी। और इसकी मुख्य रूप से जो मांग उठाई गई वो उसकी एक तरीके से कहें एक शुरुआत थी कि भाई आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए तेलुगु भाषा के आधार पर। और इस अलग राज्य बनाने के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामुलु। श्री रामुलु जो क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। और इस आमरण अनशन के बाद 56 दिनों का जो आमरण अनशन होता है उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस दबाव में आकर के केंद्र सरकार को एक अलग राज्य का गठन करना पड़ता है आंध्र प्रदेश का। यानी कि एक परिघटना अगर मैं संविधान भारतीय संविधान की कहें या केंद्र सरकार की कहें जो मुझे हरियाणा राज्य के लिए जुड़ना से जोड़नी हो तो वो आपकी 1953 की घटना रही जिसके अंदर आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया गया। और वो दबाव में बनाया गया क्योंकि उस समय श्री रामुलु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन के कारण। और इस मामले के अंदर
केंद्र सरकार को पहली बार ये लगने लगता है कि भाई अब भाषा के आधार पर, अब भाषा के आधार पर भारत देश के अंदर राज्यों का पुनर्गठन करना जरूरी है। मतलब ये उनको एहसास होने लगा, जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया ये उनको एहसास होने लगा। और इसी के अंदर एक घटना और हुई थी के अंदर कि भाई जैसे मैंने बताया कि भाई आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, और उसके बाद जब देश को केंद्र सरकार को ये एहसास होने लगा कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कितना जरूरी है, तो इस मामले में एक आयोग बनाया गया और एक समिति का भी गठन किया गया। जो पहला आयोग बनाया गया था वो 1948 में एक आयोग बनाया गया और उस आयोग का नाम था एसके धर आयोग, कि भाई देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना कितना जरूरी है। इस चीज को जांच करने के लिए पहला आयोग 1948 में बनाया गया और इस आयोग का नाम दिया गया धर आयोग, और जिसके एक सदस्य थे एसके धर। और इस आयोग ने अपनी एक अनुशंसा रखी कि भाई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, जो राज्यों का जो गठन हो वो भाषा के आधार पर न हो करके वो प्रशासनिक आधार पर हो। और इसके बाद भी एक दूसरी समिति का गठन किया गया और इस समिति के अंदर 3 सदस्य थे और इस समिति को नाम दिया गया जेवीपी समिति। और इसके जो 3 सदस्य थे, जिसमें से जो जे है वो जवाहरलाल नेहरू, जो वी है वो है वल्लभ भाई पटेल, और जो पी है वो है पट्टाभी सीतारमैया। कि भाई जो देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो या फिर प्रशासनिक आधार पर हो, इनके गठन के लिए एक और समिति का गठन किया गया जिसके अंदर 3 सदस्य थे और इस समिति का नाम दिया गया जेवीपी समिति। और इस समिति में 3 सदस्य कौन से? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे कौन से थे? सीतारमैया। और फिर जो घटना हुई आंध्र प्रदेश वाली, कि जिसके अंदर 1953 में आमरण अनशन के बाद श्री रामुलु की जो मृत्यु हो जाती है और इस दबाव में आकर केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाना पड़ता है तेलुगु भाषा के आधार पर। और जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाता है, फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्य के बनाने के लिए मांग उठने लगती है। और जब ये मांग केंद्र सरकार के पास पहुंचती है तो केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार 1953 में एक आयोग का गठन करती है, एक आयोग का गठन करती है और इस आयोग का नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन इस आयोग का नाम रखा गया और इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप क्या कीजिए, आप पूरे देश के अंदर भ्रमण कीजिए, आप पूरे देश के अंदर भ्रमण कीजिए और ये चीज देखिए कि भाई कौन से राज्यों का बंटवारा या विभाजन भाषा के आधार पर करना जरूरी है और कौन से राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर न होकर के प्रशासनिक आधार पर करना जरूरी है। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य बनाए गए, जिसमें से एक तो थे फजल अली, दूसरे थे एम पणिकर और तीसरे थे एच.एन. कुंजरू, जिसको हृदयनाथ कुंजरू भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका गठन 1953 में किया गया और इसके 3 सदस्य थे, जिसमें पहले फजल अली, दूसरे एम पणिकर और तीसरे कौन से थे? एच.एन. कुंजरू, जिन्हें हृदयनाथ कुंजरू जिनकी फुल फॉर्म है। और इस आयोग को, राज्य पुनर्गठन आयोग को, इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, जिसके कारण इसको फजल अली आयोग भी कहा गया। और इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था कि भाई पूरे देश में भ्रमण करके ये चीज चेक करना कि भाई भाषा के आधार पर या फिर प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना कितना जरूरी है। और ये आयोग मद्रास और बंबई
के रास्ते हो करके हरियाणा के अंदर एक क्षेत्र में पहुंचता है और ये रोहतक क्षेत्र के अंदर आता है। और इस रोहतक क्षेत्र के अंदर जब ये आयोग पहुंचता है तो यहां पर इनकी मुलाकात होती है एक हिंदी क्षेत्र के नेता जिनका नाम था चौधरी देवीलाल। इनके साथ इनकी मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद चौधरी देवीलाल इनको संपूर्ण जानकारी देते हैं कि भाई पंजाब क्षेत्र के अंदर कैसे हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र को लेकर के किस तरीके से विवाद चल रहा है। और फिर उस समय क्या हुआ कि जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग इनका पूरे देश के अंदर भ्रमण हो जाता है और इनकी एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, तो ये अपनी एक कंप्लीट जो रिपोर्ट थी वो 30 दिसंबर 1955 को ये अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। और 1956 की शुरुआत में ये अपनी जो भी रिपोर्ट थी उसके रिपोर्ट थी कि भाई राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर हो या प्रशासनिक आधार पर हो। ये 1956 की शुरुआत में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा देते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर ये चीज जानकारी देते हैं कि भाई राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें भाषा को भी मद्देनजर रखना उतना ही जरूरी होगा। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आयोग ने यह बात रखी कि भाई देश के अंदर राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक आधार पर हो करके वो साथ में भाषा के आधार पर भी होना चाहिए। और जो ये आयोग था, इस आयोग का नाम क्या था भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग इसका नाम था। और इसके 3 सदस्य थे, जिसमें पहले फजल अली जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे एम पणिकर और तीसरे थे हरदेनाथ कुंजरू। और जो ये आयोग था इसको फजल अली आयोग भी कहा गया। 1953 में इसका गठन किया गया और पूरे देश में ये भ्रमण करते हैं और मद्रास बंबई के रास्ते से होकर ये हरियाणा के रोहतक में जाते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात होती है चौधरी देवीलाल से। और चौधरी देवीलाल इनको पंजाब और हिंदी क्षेत्र की वहां पर पूरी जानकारी देते हैं। और जब ये आयोग पूरे देश के अंदर भ्रमण कर लेता है तो 30 दिसंबर 1955 को ये अपनी रिपोर्ट जो है बना लेते हैं और 1956 की शुरुआत में ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देते हैं। तो ये अभी तक का कि भाई हमने फजल अली आयोग तक का हमने पढ़ा। तो इसके जो आगे की परिघटनाएं होंगी कि किस तरीके से भीमसेन सच्चर के बाद जो प्रताप सिंह कैरो की सरकार बनती है, फिर कैसे 1960 के अंदर संत फतेह सिंह का आमरण अनशन शुरू हो जाता है और फिर कैसे 1965 के अंदर उनका दोबारा आमरण अनशन शुरू होता है, फिर कैसे मार्च 1966 के अंदर कैसे हरियाणा संघर्ष समिति का गठन होता है, कैसे जेसी शाह आयोग का गठन होगा, वो सारी परिघटनाएं होंगी, वो हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। और इसी में जो अगला भाग होगा उसी के अंदर आप एक अहम जो परिघटना पढ़ेंगे कि भाई जो हरियाणा राज्य का जो गठन था वो 1 नवंबर ही तारीख क्यों चुनी गई। तो इस पार्ट के अंदर हम इतना ही फजल अली आयोग तक ही पढ़ेंगे और उम्मीद है कि भाई इस पार्ट के अंदर, इस सेशन के अंदर आपको कई जानकारियां आपको पहली बार सुनने को मिली होंगी और अच्छी जानकारी जो है वो मैंने इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर शामिल करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इस पार्ट के अंदर इतना ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।